अकाउंट बनाता है, सरकार बनाती है, उसको लिंक कराने के नाम पर 1000 से 5000 रुपए ले रहे हो, कौन दे रहा है? और बताइए, जब भारत के बुरे दिन थे तब भारत में सिलेंडर 342 रुपए का था। आज भारत में अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए जो है एलपीजी सिलेंडर का दाम 1150 रुपए हो गया है। जब भारत के बुरे दिन थे भारत में, तब जो है पेट्रोल 52 रुपए लीटर था, डीजल जो है 47-48 रुपए लीटर था। आज भारत में अच्छे दिन है, इसलिए 100 रुपए डीजल। देश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बीजेपी के मंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपनी असलियत से भटक रहे हैं। अहीरों का काम ही जानवर पालना था, वो अपने पैतृक धंधे को भूल रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या आपकी राय, किस तरह से देखते हैं? किसने कहा था? ये लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, जो बीजेपी के मंत्री हैं। देखिए, बीजेपी के जो मंत्री हैं या जो उनके दल में हैं, वो पूरी तरीके से मनवादियों के गुलाम हैं, मनवादियों के पिट्ठू हैं, इसलिए उनको संविधान में आशा तो है नहीं। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, जैसे भाई हमें कोई इसमें हर्ज नहीं है कि हमारा मुख्य काम खेती किसानी और जानवर पालना था। हम किसान कौम से आते हैं, कबीलाई कौम से आते हैं, हमारा मुख्य काम था। लेकिन अगर उनको पता हो, उनसे पूछ लीजिए कृष्णदेव राय, आपने सुना होगा मैसूर में सियासत किसकी थी, राजधानी किसकी थी, राजा कौन था। आप जो है रावतुल्ला राम को देख लीजिए, आप जो तमाम सारी ऐसी स्टेट को देख लीजिए। मैं इसलिए ऐसी स्टेट का नाम बता रहा हूं जो कि चौधरी जी के क्षेत्र के आसपास के हैं। चौधरी जी अहीर, जाट, गुजर, उनको ये नहीं पता है कि आपस में संबंध क्या है और इन जातियों का कारोबार क्या रहा है। एक जैसा कारोबार है, एक जैसा रहन सहन है, एक जैसा उनका खान पान है। उनको ये नहीं पता है कि आपस में संबंध क्या है। वो मनवादियों को पिट्ठू हैं। भाजपा जब जो है बेरोजगारी के सवाल पर, सांप्रदायिक हिंसों के सवाल पर, दंगों के सवाल पर, शिक्षा, रोजी रोटी, रोजगार के सवाल पर, जब वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर जो है वो घिर जाती है, तब अपने पिट्ठुओं को, जैसे चौधरी जी जैसे पिट्ठू हैं, वो उनसे बयान दिलवाती है ना आप सनाब, जिससे क्षेत्र में जो है कुछ जातिवाद टाइप का माहौल बने। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और हर जाति के लोग जो है वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो ऐसे लोग जो है ऐसे बयान क्यों देते हैं? क्या जबकि देश में चुनाव होने वाले, लोकसभा का चुनाव आगामी कुछ महीनों में होने स्वाभाविक है, तो ऐसी स्थिति में क्या ये राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा तो नहीं? देखिए, बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान दिया है। इसीलिए हम लोगों की लगातार मांग भी चल रही है कि जाति जनगणना जो है कराई जाए, जाति जनगणना 24 में हो। और चूंकि आप जानते हैं राजनीतिक पार्टियां, भाजपा जैसे दल भले ये कहें कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जब वो अपना टिकट देते हैं, जब टिकट का वितरण करते हैं, सबसे पहले जातियों का जो है आंकड़ा निकाला जाता है कि किस क्षेत्र में किस जाति की कितनी संख्या है, कितनी आबादी है। तो जाति एक हकीकत है। मनवादियों ने जात बनाई, आज वो जात की जनगणना करने से जो है कतरा रहे हैं। उसी में ऐसे अपने पिट्ठू हैं जो मनवादियों के गुलाम हैं, पिट्ठू हैं, वो उनके कहने पर जाति टिप्पणी कर रहे हैं। हाल ही में बिहार में जाति जनगणना हो रही थी, जिस पर रोक लगी थी। अभी दोबारा से वहां जाति जनगणना शुरू हो चुकी है। इस मुद्दे पर देखिए, बिहार में जाति जनगणना इसलिए हो रही है कि वहाँ आपको याद होगा महागठबंधन बना। महागठबंधन के बाद जो है सत्ता में नीतीश आए बीजेपी के साथ और राजद विपक्ष में रही, लेकिन कांग्रेस, वामपंथी दल और जो है राजद, तमाम सारे दलों ने जाति जनगणना को लेकर के विधानसभा में जो है बहुमत पारित करवाया। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक राय हो करके उस क्या बोलते हैं जाति जनगणना के जो है बिल को पास करवाया और जाति जनगणना करवा रही थी। लेकिन मनवादियों को कोई चीज़ पछती तो है नहीं, वो जाति चिल्लाते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, जबकि सबसे बड़े जातिवादी वही हैं, सबसे बड़े जातिवादी वही हैं। वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने रोक लगाया, लेकिन चूंकि रोक एक समय के लिए लगी थी, जब उस पर तमाम सारे तर्क हुए, तमाम सारे विधिक साक्ष्य उपलब्ध कराए गए, उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जाति जनगणना जायज है, जाति जनगणना जो है कराना संवैधानिक तथ्य है, तो करवा रही है। भाजपा के लोग लगातार कहते हैं कि देश में ओबीसी की सरकार है, ओबीसी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो जाति जनगणना पूरे देश में क्यों नहीं कराना चाहिए? देखिए, भाजपा कहने के लिए, वोट लेने के लिए पिछड़ों की बात है। नरेंद्र मोदी खुद को कहते हैं मैं पिछड़ा हूं। आप बताओ, ऐसे दौर में जब मंडल कमीशन की केवल 2 सिफारिशें लागू हैं, एक सिफारिश 1990 को लागू, 7 अगस्त 1990 को लागू होती है, उसके बाद सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, दूसरी सिफारिश जो है उच्च शिक्षा में पिछड़ी जाति के लोगों को जो 27% आरक्षण है, यूपीए
की गवर्नमेंट में मिलता है। सन 2006 में अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। केवल मंडल कमीशन की 40 सिफारिशों में से 2 सिफारिशें लागू हैं। ऐसे में यदि नरेंद्र मोदी अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, यदि वो पिछड़े हैं तो मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू कर दें, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दें। आप मौजूदा समय में जो विज्ञप्तियां निकल रही हैं, अभी सेक्रेटरी की आपने देखा कि नहीं देखा, अभी शिक्षक भर्ती का ग्राम विकास अधिकारी का भर्ती देख लीजिए, भर्ती विज्ञप्ति देख लीजिए, उसमें ओबीसी के कोटा नील है। इतना ही नहीं, परिणाम आने के बाद जो ओबीसी और SC ST की मेरिट है उससे कम EWS की मेरिट है। तो ये जो देश में हो रहा है, अगर नरेंद्र मोदी भारत की बहुसंख्यक 65% आवाम के हितैषी हैं, पिछड़ों के हितैषी हैं, तो मंडल कमीशन वो लागू कर दें, जाति जनगणना लागू करवा दें। क्रीमी लेयर को किस तरह से देखें? हाँ, सबसे बड़ी बात देखिए है क्या, अभी EWS लागू हुआ, आप गौर करिए, EWS में कहा गया जो 8 लाख तक जो कमाता है वो आर्थिक रूप से जो है कमजोर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएगा। लेकिन आप देखें ITR का फार्मूला देखें, आयकर विभाग बना हुआ है भारत में, यदि आप 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी अधिक कमाते हैं तो उस पर 10% टैक्स लगता है। तो आप आयकर का फार्मूला एक तरफ बनाए हैं कि 5 लाख से ऊपर कमाने वाला जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं आएगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो है क्या बोलते हैं कि 8 लाख तक कमाने वाला EWS में होगा। तो ये गरीबी आरक्षण, सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व का मसला है, रिप्रेजेंटेशन का मसला है। जो आज आप देखें, आप ओबीसी वर्ग के लोग कब समझेंगे, उनको समझाने में ओबीसी वर्ग कितना, हाँ, ये सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। ओबीसी जो तबका है, देखिए उनके ओबीसी तबका है या दलित तबका है या अन्य जो तबका है, वो अन्य जो तबका अपनी बात तो समझता है, लेकिन हमारा ओबीसी तबका और मंत्री गिनता है, भले वो जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, विकलांग हो, आंखों से अंधा हो, मुख से जो है गूंगा हो, लेकिन वो अपनी जाति का चेहरा देख रहा है। ऐसे में जो जाति दल बने हुए तमाम सारे, जैसे सुभाषपा जैसे दल हुए, निषाद पार्टी जैसे दल हुए, और तमाम ऐसे जो दल हैं, वो अपने समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। जो उनके हक और अधिकार की बात है उस पर, उसको वो समाज के बीच में नहीं ले जाते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है। उत्तर प्रदेश में बसपा जो है बसपा ने समर्थन किया है जाति जनगणना के मुद्दे को, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बसपा जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो मानवर काशीराम के द्वारा स्थापित दल है। और मानवर काशीराम का मूवमेंट आप देखें, मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए उन्होंने, आपको याद हो VP सिंह जब प्रधानमंत्री थे देश के, जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी तो उन्होंने जो है एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया, उन्होंने कहा मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो। तो बसपा ऐसी पार्टी, जहां तक मेरा मानना है कि वो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर तटस्थ रहेगी, इसलिए उसने जाति जनगणना का समर्थन किया है। अच्छा, एक और बात आ रही है, इस समय 2024 के चुनाव होने वाला है, स्वाभाविक है, तो लोकसभा के चुनाव में क्या जाति जनगणना के मुद्दे शामिल होंगे, क्या ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे शामिल होंगे इस तरह के? देखिए, अगर जाति जनगणना नहीं कराती है सरकार, मौजूदा मोदी नीति सरकार, तो ये इसका पर्दाफाश हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा नीति सरकार जो है, या उनके जो मंत्री जो पिछड़े तबके से भाजपा सरकार में शामिल हैं, वो समाज के हितैषी नहीं है। केवल और केवल पद पर बने रहने के लिए, अपना पेट पालने के लिए वो भाजपा में है और सत्ता का सुख ले रहे हैं, सत्ता का मजा ले रहे हैं। समाज उनके साथ नहीं रहेगा। पूरी तरीके से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है पूरा आवाम जो है गोलबंद हो रहा है। आप मणिपुर की घटना को देख लीजिए, आप हरियाणा में नूह की घटना को देख लीजिए। जो सांप्रदायिक एजेंडे हैं, ये सांप्रदायिक दंगे इसलिए करवाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार जो है शिक्षा, रोजी रोजगार जो है, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई जो है, सारे मुद्दे पर फेल है। लेकिन लोकसभा में कल चर्चा के दौरान जो है फ्लाइंग किस का मुद्दा गरमाया, उस मुद्दे पर देखिए, सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल कहा कि भारत माता के साथ बलात्कार हो रहा है, तो सदन में सत्ता पक्ष के लोग उछल कूद करने लगे। तो राहुल गांधी जी ने कहा, एक मेरी माँ यहाँ बैठी हुई है, एक मणिपुर मेरी माँ है, एक हरियाणा मेरी माँ है। तो भारत जो है, जो लगभग विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, वो अगर ये कह भारत माता है कौन, अभी आपसे पूछा जाए भारत माता है कौन, भारत की जो 150 करोड़ की जो आबादी है वही ना भारत माता है। कि भारत माता एक व्यक्ति नहीं है, भारत की आवाम जो है वो अपने आप को भावना से वहां देखती है।
तो सवाल ये है, जो मणिपुर की घटना है उस पर संसद में चर्चा हो रही थी, राहुल जी ने उस पर जो है सवाल पूछा जो है सत्ता पक्ष से, उसके जवाब में इधर की बातें कर रहे थे। और रही बात, राहुल गांधी जी तो जो है मोहब्बत का पैगाम लेकर के पूरे देश में निकले हुए हैं। अगर किसी को जो है प्यार से अभिवादन करना उनको बुरा लगता है, तो सवाल समझने की जरूरत है कौन किस, ये इनके पास कोई जवाब तो है नहीं। अब राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर लिया, भाई राहुल गांधी ने कह दिया मैंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है पूरे भारत में, तो क्या बुरा है, उसको किस पे ले रहे हैं? वो जो आप ये स्मृति ईरानी तमाम सारी जो उनकी महिला सांसद हैं, वो नौटंकी जो बखेड़ा खड़ा कर रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मणिपुर में जब एक महिला को, एक फौजी की जिसने कारगिल युद्ध में जो शामिल रहा, वो वीर जो है, वो उसकी पत्नी को नंगा करके बलात्कार करने का काम किया गया, बलात्कार करके नंगा घुमाने का काम किया गया, तब स्मृति ईरानी कहाँ थी? तब भाजपा की महिला सांसद कहाँ थी? तब उनकी मंत्री कहाँ थी? तब उनको नहीं याद आया हिंसा? आज फ्लाइंग किसको लेकर के फर्जी बयानबाजी, फर्जी जो है ढकोसलेबाजी कर रहे हैं लोग। ये इनका दोहरा चरित्र है। ये ना तो महिला सशक्तिकरण के हिमायती हैं, इनको शर्म नहीं रह गई है, भाजपा के लोगों को शर्म लोक लाज नहीं रह गया है। हिंसा की जो आग है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्रों में भी आ चुकी है। इस मुद्दे को क्या लगता है, इस मुद्दे से कहीं उत्तर प्रदेश में हिंसात्मक व्यवहार तो नहीं, हिंसा बढ़ सकती है? देखिए, पूरी तरीके से भाजपा और उसके आनुषंगिक संगठनों का पूरा प्रयास है, मैंने फिर कहा कि भाजपा पूरी तरीके से रोजी रोटी, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, सारे मुद्दे पर विफल हो चुकी। केवल और केवल उसके पास सांप्रदायिक एजेंडा बचा हुआ है। दंगे करा करके, दंगे की आग में जनता को झोंक करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव लड़ने के अलावा उसके पास कोई तरीका नहीं बचा हुआ है। सरकार तो लेकिन हमने गैस सिलेंडर बांटे, मुफ्त में जो है राशन बांटे, ऐसे बहुत सारे चीज़। अब मुझे आपको एक किस्सा सुनाना होगा, हमें लगता है अगर समय है तो मैं सुना दूं। वहाँ का जो है वो था, क्या बोलते हैं, सीनेट में जो है स्टालिन जी ने कहा कि जो ये जन योजनाएं हैं, जो रेवड़ी कल्चर है बांटने का, तो उन्होंने एक मुर्गा लिया, उसके सारे पंख को नोच दिया, उसके बाद जो है 4 दाना दिया, मुर्गा फिर पीछे पीछे चलने लगा। तो कहने का आशय यह है, जनता को आप देखो, अभी आधार कार्ड और पैन कार्ड जोड़ने के, लिंक करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए जो है सरकार ने वसूल लिया। आधार कार्ड कौन बनाता है? सरकार बनाती है। पैन कार्ड कौन बनाता है? सरकार बनाती है। उसको लिंक कराने के नाम पर 1000 से 5000 रुपए ले रहे हो, कौन दे रहा है? और बताइए, जब भारत के बुरे दिन थे तब भारत में सिलेंडर 342 रुपए का था। आज भारत में अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए जो है एलपीजी सिलेंडर का दाम 1150 रुपए हो गया है। जब भारत के बुरे दिन थे भारत में, तब जो है पेट्रोल 52 रुपए लीटर था, डीजल जो है 47-48 रुपए लीटर था। आज भारत में अच्छे दिन है, इसलिए 100 रुपए डीजल और पेट्रोल बिक रहा है। तो ये भारत की आवाम को तय करना है कि अच्छे दिन कौन थे और बुरे दिन कौन है। ये पूरी तरीके से जुमलेबाज लोग हैं। 2024 में क्या होगा लगता है? 2024 में भारत की आवाम जो है महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी से और जुमलेबाजी की राजनीति से ऊब करके, ये तंग होकर के इनसे, वो पूरी तरीके से इंडिया के साथ खड़ी है। अभी से आपको जो है इंडिया के पक्ष में व्यापक माहौल देखने को मिलेगा। किसान की हालत आप देख ही रहे हैं, गरीब मजदूर, किसान, नौजवान की दशा देख ही रहे हैं। वो जान रहा है 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने वाला है। ये 5 किलो राशन देने की बात तो करते हैं, लेकिन जो उसके एवज में आपसे डीजल से, पेट्रोल से, बच्चों के फीस में, पढ़ाई लिखाई, दवाई में, ये तमाम जो है ले रहे हैं, पैसा वसूल ले रहे हैं, उसका 10 गुना वसूल ले रहे हैं। जनता इस हकीकत से रूबरू हो चुकी है, अब इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी हुई है।